सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं व्हीकल 19 के बारे में। ये कहानी है माइकल वुड्स की, जो नए देश में जाने के बाद एक गाड़ी किराए पे लेता है। तब उसे उस गाड़ी के अंदर से कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने जोहानसबर्ग का दृश्य आता है और यहीं पर हम माइकल वुड्स को देखते हैं जो ये गाड़ी चला रहा है। लेकिन अभी इसके पीछे बहुत सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं जिनसे माइकल भाग रहा है। फिर भागते भागते उसकी टायर जाकर के टकरा जाती है एक मेटल से, जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस खराब होने लगा है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक हेलीकॉप्टर है और माइकल अब उसके भी निशाने पर है। तो माइकल एक टर्न लेता है और दूसरे रास्ते से भागने लगता है। लेकिन धीरे धीरे करके अब बहुत सारी चीजें आकर के उसके शीशे से टकराने लगती हैं, जिससे माइकल और डिस्टर्ब हो जाता है। और एक वक्त के बाद उसे एहसास होता है कि अब पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। तब माइकल एक रिस्की टर्न लेता है और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। फिर हम माइकल को देखते हैं एयरपोर्ट के बाहर, जिसने अभी अभी एक नई गाड़ी को रेंट किया है क्योंकि वो यहाँ से नहीं है। तब वो अपनी पत्नी से कॉल करके कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है। तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम लेट हो, तुम्हारी फ्लाइट कब की लैंड हुई है। तब माइकल कहता है कि मुझे कस्टम पे टाइम लग गया और फ्लाइट भी थोड़ी डिले थी, लेकिन मैंने गाड़ी रेंट कर ली है, मैं 20 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और इतना कहते ही वो फोन काट देता है। लेकिन गाड़ी को देखने के बाद उसे लगता है कि ये गाड़ी ठीक नहीं है। यहाँ पर उसे कुछ अजीबोगरीब धब्बे नजर आते हैं। तब वो कार कंपनी को कॉल करता है और उन्हें बात बताता है। तब वहाँ का आदमी बताता है कि सर, अगर आपको इस गाड़ी से दिक्कत है तो हम गाड़ी को चेंज कर देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मैनेजर नहीं है, उसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे ही मैनेजर आता है आपकी गाड़ी चेंज हो जाएगी। तब माइकल कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं इसी गाड़ी से काम चला लूंगा। फिर वो कार लेकर के निकल जाता है। लेकिन माइकल को यहाँ की भाषा नहीं आती। वो जहाँ भी साइंस देखता है उसे समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, और ये गाड़ी भी उसे पसंद नहीं आ रही। लेकिन माइकल के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, उसे कैसे भी इसी गाड़ी को ड्राइव करना पड़ेगा। फिर वैसे ही ड्राइव करते रहता है। लेकिन बीच में एक मोटरसाइकिल आकर के उसके गाड़ी से टकरा जाती है। तब माइकल उस आदमी से माफी मांगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यहाँ पर उसकी लड़ाई हो। लेकिन ना चाहते हुए भी अब माइकल एक बहुत बड़े ट्रैफिक में फंस चुका है। तब वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और समझाने लगता है कि कहीं उसे लेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक बहुत ही लंबी है। फिर उसकी पत्नी कहती है कि तुम चिंता मत करो, आराम से आओ। तब माइकल कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने इस वक्त का कितना इंतजार किया है। मैं पिछले 18 साल से इंतजार कर रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊं और हम नई शुरुआत करें। जब मैं जेल में था तब हमेशा मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता था और फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम एक नई शुरुआत करें। और इतना कह के वो फोन काट देता है। लेकिन माइकल अब जैसे ही थोड़ा और आगे जाता है उसका फोन बजने लगता है। तब वो अपना फोन देखता है, लेकिन उसे पता लगता है कि इस फोन में घंटी नहीं बज रही। तब वो पूरे कार की तलाशी लेने लगता है और ग्लव कंपार्टमेंट में उसे एक फोन नजर आता है, जिसे निकाल के वो देखता है तो अंदर उसे एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा है कीप इट क्लीन। लेकिन माइकल को ये बात समझ में नहीं आती कि ये संदेश किसके लिए है और आखिर इस संदेश का मतलब क्या है। फिर वो इसी बारे में सोचने लगता है, लेकिन अभी भी गाड़ी चला रहा है। तभी इसी बीच एक लड़का आकर के बार बार नॉक करने लगता है उसके गाड़ी पे। तब थक के माइकल भी दरवाजा खोलता है। तब वो लड़का उसे कहता है कि मैं चार्जर बेचता हूँ, क्या तुम्हें चार्जर चाहिए। और बात करते करते वो माइकल को अपनी बातों में उलझा लेता है। तभी दूसरी तरफ हम एक और बच्चे को देखते हैं जो माइकल के दूसरे सीट पे पड़ी हुई चीजों को लेकर के भागने लगता है। तब माइकल और परेशान हो जाता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसे यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो। उसे सिर्फ अपनी पत्नी से मिलना है। और एक बार फिर से माइकल चल पड़ता है, लेकिन अब उसे भूख भी लग गई है। तब वो खाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका खाना नीचे गिरता है वो खाना उठाने जाता है, लेकिन खाने के बदले में उसके हाथ में आती है एक बंदूक, जिसे देख के वो डर जाता है और उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि इस गाड़ी में जरूर कोई दिक्कत है। तब वो बंदूक को साइड में रखता है और पहुंचता है एक वीरान जगह पे। तभी दोबारा वही फोन बजता है जो माइकल को इस कार में मिला था, लेकिन इस बार एक कॉल है। माइकल जैसे ही कॉल उठाता है वो आदमी माइकल को डांटता है और कहता है कि तुमने मेरे संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया। तब माइकल उसे समझाने लगता है कि मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने इस कार को रेंट किया है और ये फोन मुझे इसी कार में मिला, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता और मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तब वो आदमी पूछता है कि तुम्हें ये फोन कहाँ मिला, कार की कौन सी जगह पे। तब माइकल कहता है कि मुझे ग्लव कंपार्टमेंट में मिला। तब इस बात को सुनते ही वो आदमी फोन काट देता है और माइकल कहता है कि मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। तब वो कार से बाहर निकलता है और जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचता है उसे दोबारा उसी फोन की घंटी सुनाई पड़ती है। तब वो वापस आता है और चिल्ला के कहता है कि मैं इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहता, मैंने सिर्फ कार रेंट की थी, अब मैं इस कार को भी छोड़ करके जा रहा हूँ। तब वो आदमी दूसरी तरफ से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम किसी किस्म के किसी भी झमेले में नहीं फंसोगे। ये कार हमारा एक साथी पिक करने वाला था, इस कार में बहुत
बहुत सारे सबूत हैं, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। हम तुम्हें दूसरी कार देंगे, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजता हूँ, उस जगह पे इस कार को लेकर के आ जाओ, फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद माइकल की भी जान में जान आती है और उसे एड्रेस भी मिल जाता है कि अब उसे कहाँ जाना है। लेकिन माइकल को पता नहीं कि एड्रेस कहाँ पे है। वो ना ही यहाँ की भाषा बोलता है और ना ही सड़क पे लिखे हुए मैसेजेस को वो पढ़ सकता है। फिर भी माइकल गाड़ी लेकर के निकल जाता है और बहुत देर तक ऐसे ही पूरे शहर में भटकते रहता है। फिर वो एक एक करके लोगों से पूछना शुरू करता है कि आखिर ये जगह है कहाँ पे। लेकिन लोग जिस भाषा में जवाब देते हैं वो भाषा बिल्कुल भी माइकल के समझ में नहीं आती। इसी बीच माइकल को उसकी पत्नी दोबारा कॉल करती है कि वो कहाँ फंसा हुआ है। तो माइकल अपनी पत्नी को समझाता है कि थोड़ी दिक्कत हो गई है, लेकिन वो जल्दी वापस आ जाएगा। फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अगर मुझसे प्यार करती हो तो बताओ कि एड्रेस कहाँ पे है, और एक भी सवाल मत पूछना कि मैं इस एड्रेस पे क्यों जा रहा हूँ। और माइकल ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसकी पत्नी जानती है कि माइकल ना चाहते हुए भी बहुत सारे झमेले में फंस जाता है, और ऐसे ही एक झमेले में पड़ने के कारण माइकल जेल गया था और ये दोनों अलग हो गए थे। इसीलिए माइकल अपनी पत्नी को कहता है कि वो कोई सवाल जवाब ना करे, अगले 20 मिनट में माइकल उसके पास आ जाएगा। तब उसकी पत्नी बता देती है कि माइकल को कहाँ से आना है और माइकल निकल पड़ता है। लेकिन जिस रास्ते से वो होकर के जाता है ये रास्ता बहुत ही खराब है। ये इधर की झोपड़पट्टी है। यहाँ के सारे लोग बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से माइकल को देखते हैं। तभी उसकी कार का पहिया फंस जाता है नीचे। तो माइकल बार बार कोशिश करने लगता है पहिए को बाहर निकालने की। वो कार को बहुत आगे पीछे करता है। फिर जब कार पे ज्यादा दबाव पड़ता है तब पीछे की पट्टी खुलती है और माइकल देखता है कि अंदर एक लड़की को इन लोगों ने बंधक बना करके रखा था। यानी जिसका भी ये कार है उसने इस लड़की को किडनैप किया है, जिसके मुंह पे पट्टी लगी है ताकि वो चिल्ला भी ना पाए। तब माइकल आता है कार से बाहर और जाता है उस लड़की के पास। माइकल उस लड़की के हाथ की रस्सी खोलना चाहता है और चेहरे से पट्टी भी हटाना चाहता है, लेकिन ये लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। फिर भी माइकल उसे समझाता है और उसकी पट्टियां खोल देता है, लेकिन पट्टी के खुलते ही वो लड़की भागने की कोशिश करती है। तो माइकल उसे रोक लेता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये लड़की भागी तब वो कहीं और भी ज्यादा मुसीबत में ना फंस जाए। तभी वो लड़की बंदूक उठा लेती है, लेकिन माइकल बंदूक छीनता है और दोबारा उसे बैठा देता है गाड़ी के पीछे और फिर से ड्राइव करना शुरू कर देता है। लेकिन ये लड़की बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से घूर रही है माइकल को। माइकल ने बंदूक ऊपर ही रखा था जो धीरे धीरे सरक करके नीचे गिर जाती है। तभी वो लड़की बंदूक उठा लेती है और माइकल पे बंदूक तान के कहती है कि अपनी गाड़ी को वापस लो, मैं जैसे कहती हूँ वैसे चलाना शुरू करो। तभी माइकल ब्रेक मारता है और दोबारा बंदूक उसे मिल जाती है और फिर से वो लड़की को समझाता है कि वो कोई भी चालाकी करने की कोशिश ना करे। लेकिन ये लड़की नहीं रुकने वाली। इस बार वो साइड का दरवाजा खोलती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर अभी भी बंधा हुआ है सीट बेल्ट से, जिसके कारण वो नहीं भाग पाते। लेकिन अभी लड़की बीच में लटकी हुई है, अगर कोई भी गाड़ी पास से गुजरी तब इसकी जान भी जा सकती है। तब माइकल इसकी जान बचाता है और इस चीज को देखने के बाद ये शांत हो जाती है और माइकल को कहती है कि उसका नाम रेचल है। तब माइकल भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तभी माइकल के पास फिर से उस डिटेक्टिव का कॉल आता है। तब वो डिटेक्टिव कहता है कि तुम लेट हो, मैंने तुम्हें जल्दी आने के लिए कहा था। तब माइकल समझाता है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था और मुझे यहाँ का रास्ता भी नहीं पता, मैं पूछ पूछ के आ रहा हूँ। तब वो डिटेक्टिव कहता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हारी पूरी फाइल निकलवाई है, तुम पेरोल पे छूटे हो और तुम्हारे पास परमिट नहीं है कि तुम इंटरनेशनल ट्रैवल करो। फिर भी तुम छुप छुपा के आ गए दूसरे देश और यहाँ आने के बाद भी तुम सीधा अपनी पत्नी के पास जा रहे हो, ना कि किसी एम्बेसी में। तुम पे लंबा चार्ज लगने वाला है और वो चार्ज मैं लगा सकता हूँ अभी के अभी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर अगले 5 मिनट में तुम मेरे बताए हुए एड्रेस पे नहीं पहुँचे तब हम लोग तुम्हारे पीछे आएंगे और वो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। इतना कहते ही फिर डिटेक्टिव कॉल काट देता है। तब रेचल बताना शुरू करती है कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि ये लोग कौन है। मेरा नाम रेचल है, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरे पास कुछ पक्के सबूत हैं बेन रोज नाम के आदमी के खिलाफ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। मैं इन सारे सबूतों को पेश करने वाली थी कोर्ट में, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पहुंची मैं बेहोश हो गई और दूसरी बार जब मेरी आंख खुली तब मैंने अपने आप को तुम्हारे पास यहाँ पाया। ये सारे लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका काम हो जाने के बाद वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब माइकल कहता है कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई और अभी भी तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाना चाहती। तब रेचल कहती है क्योंकि बेन रोज पुलिस चीफ है, अगर हम वहाँ गए तब उसका काम और आसान हो जाएगा और भी आसानी से वो हम दोनों को ठिकाने लगा देगा। लेकिन अब माइकल इस लड़की की बात नहीं सुनता और पहुंच जाता है एड्रेस पे। तभी उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ती है, इनके ऊपर गोलियां चलने लगती है। तब रेचल कहती है कि मुझे बंदूक दो, मैं इन पे गोली चलाती हूँ वरना जल्दी ही हमें ढेर कर देंगे।
तब माइकल रेचल को बंदूक दे देता है और रेचल उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है और माइकल ऐसे ही ड्राइव करते रहता है। माइकल एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर है। वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे दूसरों की गाड़ियां जाकर के टकरा जाती है। एक गाड़ी पलटती है और यहीं पे ब्लास्ट भी हो जाती है। तब ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं और रेचल माइकल को कहती है कि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, वो हमारी मदद कर सकते हैं। तब दोबारा ये लोग पहुंचते हैं झोपड़पट्टी की तरफ और रेचल एक एक करके सबसे बात करने लगती है, लेकिन कोई भी इनकी मदद नहीं करना चाहता। तभी माइकल को एहसास होता है कि वो लोग पहुंच सकते हैं इसकी पत्नी तक। तब वो कॉल करता है अपनी पत्नी को, लेकिन कॉल नहीं लगता। तब वो रेचल को समझाता है कि मेरी पत्नी जरूर एम्बेसी गई है, हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना पड़ेगा, वरना वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तब रेचल कॉल करती है एम्बेसी और पता लगाती है माइकल की पत्नी के बारे में। तब वो लोग कहते हैं कि वो बाहर ही है और इस बात को सुनते ही माइकल जाने लगता है एम्बेसी की तरफ। लेकिन जैसे ये लोग एम्बेसी के पास पहुंचते हैं, इन पे हमला हो जाता है और माइकल अपने सामने ही देखता है अपनी पत्नी को, जिसे पुलिस वालों ने बचा लिया, वरना गुंडे उसे भी मार देते। तब माइकल रेचल को लेकर के भागने लगता है, लेकिन इसी बीच एक गोली आकर के लगती है रेचल को और माइकल लेकर के उसे आ जाता है एक सुनसान सी जगह पे, जहाँ पर वो उसका उपचार कर सके। लेकिन वो गोली आकर के सीधा रेचल के सीने में लगी है। रेचल जानती है कि वो नहीं बचेगी, पर माइकल कहता है कि वो कोशिश करना चाहता है। तब रेचल कहती है कि अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करो, मुझे जितनी चीजें पता है मैं उन्हें बिना बताए नहीं मरना चाहती। तब माइकल रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और रेचल अपना पूरा बयान देती है कि उसे ट्रैफिकिंग के बारे में पता लगा था, जिस ट्रैफिकिंग को चलाता है बेनरोज नाम का आदमी, और उसके साथ साथ वो और भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स का नाम लेती है जितने भी लोग इस चीज में शामिल हैं। और उसके साथ साथ वो कहती है कि माइकल वुड्स इस केस का विटनेस है, मैंने उसके सामने इन सारी बातों को रिकॉर्ड किया है। फिर वो माइकल को कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन माइकल नहीं जाना चाहता। तभी रेचल अपना दम तोड़ देती है। तब माइकल बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन थोड़े वक्त के बाद वो रेचल की डेड बॉडी को बाहर रख के कार लेके निकल पड़ता है। लेकिन अब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो एक जगह पे गाड़ी रोकता है और अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। इसी बीच एक चोर आता है माइकल के पास, वो उस पर चाकू तान के कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ मुझे दे दो। तब माइकल कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जब वो चोर ज्यादा जिद करता है तब माइकल बंदूक निकालता है और बंदूक को देखते ही चोर यहाँ से भाग पड़ता है। तभी डिटेक्टिव दोबारा कॉल करता है माइकल को और कहता है कि हमें रेचल की लाश मिली है, मेरा नाम डिटेक्टिव स्मिथ है, मैं ही इस केस को देख रहा हूँ, मुझे बताओ कि मरने से पहले रेचल ने तुमसे क्या क्या कहा है। तब माइकल कुछ नहीं बोलता। तब स्मिथ कहता है कि अपने गाड़ी के रेडियो को ऑन करो। जैसे ही माइकल रेडियो ऑन करता है, हर जगह उसे ये खबर सुनने को मिलती है कि माइकल ने मारा है रेचल को और अब शहर की पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे लगी है। तब माइकल भी गुस्सा हो जाता है, वो फोन तोड़ता है और उसके ऊपर पानी फेंक देता है। अब माइकल को कैसे भी इंसाफ दिलाना है। रेचल ने मरने से पहले एक जज का नाम लिया था और कहा था कि सिर्फ यही जज ईमानदार है, अगर तुम इसके पास पहुंच गए तब हमें इंसाफ मिल सकता है। और अब माइकल निकल चुका है उस जज के पास जाने, लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते में आता है, वो देखता है कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां उसके पीछे है। तब वो कार को लेकर के चला जाता है कार वॉश में। जब तक कार वॉश होता है, वो कॉल करता है अपनी पत्नी को, लेकिन फिर कॉल नहीं लगता। तब वो वॉइसमेल पे मैसेज छोड़ता है और कहता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे और मुझे कैसे तुमसे प्यार हुआ था। वो उन सारे लम्हों को याद करता है और ये सारी बातें बताने के बाद कहता है कि मैंने रेचल को नहीं मारा, रेचल को कुछ करप्ट लोगों ने मारा है, जिनके खिलाफ अब मैं गवाही देने वाला हूँ। तुम्हें किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर माइकल बात करता है यहाँ के स्टाफ से और कहता है कि मुझे इस पूरी कार को पेंट करवाना है। तब वो स्टाफ घूर करके देखने लगता है माइकल को। तभी माइकल अपनी घड़ी निकालता है और उसे देख के कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ यही है, तुम इसे रख लो और बदले में कार को पेंट कर दूसरे रंग का। तब वो आदमी पेंट करना शुरू कर देता है और जैसे ही माइकल की कार पेंट होती है, वो दोबारा निकल पड़ता है। तभी उसका फोन बजता है और ये कॉल है जज का। माइकल ने बहुत बार जज को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन कॉल पिक नहीं हुआ था, इसीलिए जज ने अभी दोबारा कॉल किया है। जैसे ही माइकल जज को पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं कोर्ट आ रहा हूँ अपनी गवाही देने के लिए, तब जज कहता है कि ऐसा मत करो, वहाँ चारों तरफ पुलिस वाले भरे पड़े हैं, उन्हें पता है कि तुम क्या बता सकते हो, वो तुम्हें देखते ही मार देंगे, तुम कोर्ट मत जाओ। लेकिन अभी माइकल कुछ और बात करता उससे पहले एक पुलिस वाला उसे रोक देता है, क्योंकि माइकल कार चलाते हुए फोन पर बात कर रहा था और देखते ही देखते उसे माइकल पर शक भी होने लगता है, क्योंकि माइकल की तस्वीर हर एक न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं। लेकिन ये पुलिस वाला कुछ करता उससे पहले कुछ लड़के केन की बोतल चलाने लगते हैं पुलिस वालों की कार पे। तब उसका ध्यान चला जाता है उनकी तरफ और माइकल यहाँ से निकल जाता है। लेकिन निकलते ही जज को कॉल करके कहता है कि आप अपना एड्रेस बताओ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन जज अपना एड्रेस बताता उससे पहले इसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। तब माइकल दोबारा परेशान होता है, वो फोन को चार्ज पे लगाता है और फिर से ड्राइव करना शुरू करता है
कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल सके। लेकिन अब पुलिस वाले उसे धीरे धीरे करके चारों तरफ से घेर रहे हैं और हम उसी दृश्य को देखते हैं जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अब माइकल को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर रखा है। उसके सामने एक हेलीकॉप्टर भी है और सारे लोग स्पीकर पे कहते हैं कि माइकल को अब कार से बाहर आना पड़ेगा, वो अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर दे। लेकिन माइकल ये रिस्क नहीं लेना चाहता। वो आखिरी कोशिश करना चाहता है ताकि अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। तब वो कार लेकर के यहाँ से भागता है और पहुंच जाता है कोर्ट, और वहाँ जाते ही बंदूक तान देता है एक रिपोर्टर पे, क्योंकि चारों तरफ से उसे पुलिस वालों ने घेर रखा है। वो सबको कहता है कि उसे जज से मिलना है। तभी यहाँ पर डिटेक्टिव स्मिथ भी आ जाता है और सारे पुलिस वालों को समझाने लगता है कि इस पे गोली मत चलाओ। लेकिन पुलिस वाले अब डिटेक्टिव की भी बात नहीं सुनते। तभी माइकल देखता है कि जिस रिपोर्टर को उसने पकड़ रखा है उसका माइक ऑन है, सारे लोग उसकी बातें सुन पा रहे हैं। तब उसे ध्यान आता है कि उसके फोन में रिकॉर्डिंग है रेचल। तब वो फोन निकालता है, लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि वो गोली चलाने वाला है। तब वो लोग गोली मार देते हैं माइकल को। लेकिन माइकल ने अब रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया है माइक के पास। पूरी दुनिया इस रिकॉर्डिंग को सुन रही है कि आखिर बेनरोज ने क्या किया है और उसके साथ साथ और कौन कौन से अधिकारी मिले हुए हैं। और सबको समझ में आ जाता है कि माइकल मदद कर रहा था, इसीलिए अब माइकल नेशनल हीरो बन चुका है। सरकार खुद हॉस्पिटल में माइकल का उपचार करवाती है और उन सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है जितने भी लोग इसमें शामिल थे। फिर रेंटल कंपनी दोबारा कार को पेंट करवाती है और इस कार को नाम देती है व्हीकल 19। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।